1500 रुपए की गारंटी लेकर के सरकार बनी, सत्ता में आए, अब 10-10 रुपए जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं आज का सोचकर नीतिगत फैसला करता हूँ। तो यार मेरा 5 साल का टेन्योर है, जनता जिताएगी तो ठीक। सरकार क्या कुछ ऐसा नया करने वाली है युवाओं के लिए? हाथ में बहुत पैसा आने वाला है। रिटायरमेंट का ऐसा भी सुनने में आया कि कोई फिक्स्ड चीजें कर दी जाएगी। अभी तो मुझे नहीं पता कि मैंने करना है नहीं करना। सफलता मिलती है नहीं मिलती, ये आगे की बात है। आउटसोर्स कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा तबका है। काम को लटका के 2 साल से 10 साल करना। अल्टीमेटली कमी कहाँ रही है जो हिमाचल हर बार नेग्लेक्ट हो जाता है। ना तो हमने 10 रुपए की पर्ची बनाने की कोई बात की है। जयराम जी के झूठ से बचना है। यदि अभी चुनाव हो जाए तो हम प्रचंड बहुमत से जीत जाएंगे। ये डबल इंजन का एक इंजन साइलेंस में रखा उन्होंने। सीबीआई तो उनके हाथ में है ना, उनको दो बोलना। सीबीआई बीजेपी के हाथ में। आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, ये केंद्र सरकार से बहुत डरते हैं। अगर झटका लगा तो मूर्छित हो जाएंगे आप। ये लॉन्ग बैटल्स है, छोटी बैटल नहीं है। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस समय हम किन्नौर में पहुंचे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत जिला है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी किन्नौर के 2 दिवसीय दौरे पर है और यहाँ पर कुछ नई चीज़ों को किया जा रहा है। तो आज हमें मौका मिला है और सर से समय मिला है बातचीत करने का। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, बहुत से सवाल जहन में हैं। सबसे पहले शुरुआत जब किन्नौर में आते हैं तो खूबसूरती और प्रोजेक्ट्स की होती है। पहले की सरकारों की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा देखा जाता था प्रोजेक्ट्स को लेकर कि बाहर के बड़े बड़े पूंजीपतियों को बुला लिया जाता था या बाहर की कंपनियों को बुला लिया जाता था। लेकिन अभी ये देखने में आया है कि सरकार खुद इंटरेस्ट ले रही है कि खुद बनाएंगे, खुद करेंगे और खुद रेवेन्यू उससे जनरेट होगा। तो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें या फिर होटल सेक्टर की बात करें, इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। ये पॉलिसी चेंज है या फिर कोई टेम्परेरी एक चेंज? इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये व्यवस्था परिवर्तन है जी। मैं आपको एक सरकार में एक मानसिकता होती है, कोई फैसला करना है तो उसमें डिले हो जाता है जी। और ये कहते कि ये सरकार के अधिकारी काम नहीं कर सकते, प्राइवेट में चला जाए जी। वो इसलिए कहते कि सरकार में जो फैसले लेते तो कोई बोलता कि करप्शन होगी, कोई बोलता ये हो गया, तो उन फैसलों से सरकार के डरते हैं। लेकिन ना फैसला लेने के कारण डिले करप्शन होता है। जो चीज़ आपकी 1 साल पहले बननी है, अगर वो 5 साल बाद बनती है तो जो चीज़ 10 रुपये की है उसकी कीमत 15 रुपये हो जाती है। तो मैंने कहा कि यार फैसला लो और काम करो, कोई डरने की बात नहीं है। हमारी मंशा साफ होनी चाहिए, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए और हमारी काम करने की प्रेरणा होनी चाहिए। तो शोंगटोंग प्रोजेक्ट जो हमने फैसला लिया, काम हो रहा है। सब जगह हमने फैसले लिए और हमारी स्पीड अप काम हो रहा है। ये फैसले इसलिए लेने पड़ते हैं, अगर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो इस प्रकार के फैसलों में कोताही नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और प्रदेश के हित में फैसले लेने चाहिए। मतलब ये एक तरीके से पॉलिसी है सरकार की कि अब इस तरीके से होगा। देखा, मेरी तो पहले दिन से व्यवस्था परिवर्तन की पॉलिसी है। आपने देखा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ, अधिकारी बोलते रहे भंग मत करो, ये ना करो, मैंने उसको भंग कर दिया क्योंकि करप्शन के खिलाफ हम हैं जी। हम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया, कई नियम बदल दिए, कई कानून बदल दिए और फैसला करने की ताकत हमने निचले स्तर पर दे दी जी। आज फैसलों के माध्यम से तेजी से काम हो रहा है। पहले टेंडर 60 दिन के लिए होता था, हमने 20 दिन में फाइनल कर दिया। पहले एक्शन टेंडर लगाता था, 5 करोड़ से ऊपर की पावर नहीं थी, हमने बोला तुम भी पावर ले, तुम भी काम करो। डिले करप्शन सबसे बड़ी करप्शन है, जो काम को लटका के 2 साल से 10 साल करना, उससे अच्छा 10 पैसे ज़्यादा देके काम स्पीड अप करवाओ भी। सर, शोंगटोंग की अगर हम बात करें तो करीबन 12 से 14 साल इस प्रोजेक्ट को हो गए हैं अवार्ड होने के बाद। अभी हम दिन में बात कर रहे तो कह रहे थे कि नवंबर से थोड़ी तेज़ी आई है। क्या कारण रहा है सर कि ये प्रोजेक्ट इतना लंबा खिंच गया है और जो रेवेन्यू हिमाचल जनरेट कर सकता था उसको लेकर आपका क्या? देखिए, ये प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, इनको प्रोफेशनल की तरह काम करने देना चाहिए जी। हमने आके इनको प्रोफेशनल की तरफ काम दिया। सोलर पावर में हम आगे बढ़े, पेखू वाला, ग्लोर, भंगजौर सब प्रोजेक्ट लग रहे हैं, 200 मेगावाट का और प्रोजेक्ट लग रहे हैं। इनको सिर्फ बूस्ट क्या करना कि हमने पैसा देना और तेज़ी से काम करवाना है। लेकिन होता क्या है कि जब आपने स्टडी किया कि आप 5 से 7 रुपये अक्टूबर से मार्च में बिजली खरीदते हो और आपने 125 यूनिट फ्री भी देनी है, पर आपके पास बिजली नहीं, आप पैसा खजाना खाली कर रहे हो। खजाना खाली करने के बाद क्या होता है कि आप पैसा तो सब्सिडी में दे रहे हो
हॉस्पिटल के बुरे हाल हो जाते हैं, शिक्षा स्तरों के बुरे हाल हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हमने देखा और अंडरस्टैंड किया, और अब हम बड़ी तेज़ी से, चाहे जियो थर्मल है, चाहे हाइड्रो पावर है, चाहे सोलर पावर है, हम बहुत जल्दी से ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भविष्य की जो ऊर्जा उसके साथ भी चल रहे हैं, और जो वर्तमान की ऊर्जा है उसमें भी हम तेज़ी ला रहे हैं। ये हमारी नीति है। शॉन्गटोंग से कितना फ़ायदा होगा सर फाइनेंशियली, और कब से शुरू हो जाएगा? ये नवंबर 26 की डेट है। 1000 करोड़ रुपए का हमें अनुमानित फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है सालाना। शॉन्गटोंग के साथ काशंग है, और प्रोजेक्ट है जिनको हम स्पीड अप करने जा रहे हैं। सर आपके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो ये हमने देखा, ऑब्जर्व किया है कि जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इन प्रोजेक्ट्स पर लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाती आ रही है। चाहे पेखू वाले की बात करें या फिर अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर के बात करें, सरकार को इन प्रोजेक्ट्स जिसमें सरकार ने गति पकड़ी है उन सभी में भ्रष्टाचार की बात की जा रही है कि भ्रष्टाचार की संलिप्तता है। इसको आप किस तरीके से देखें? भ्रष्टाचार स्टैंडिंग स्लोगन नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार तो हर हमेशा बोलते हैं, स्टैंडिंग स्लोगन है। भाई अब CBI आई है, दो उनको कागज, क्या भ्रष्टाचार किया है। जब भ्रष्टाचार पर विधानसभा में चर्चा हुई थी, मैंने स्वीकार की थी जी। तो जिस भ्रष्टाचार की जयराम ठाकुर जी ने चर्चा लाई थी, उनके साथियों ने उसमें भ्रष्टाचार में जयराम जी को घेरने की कोशिश की थी। शॉन्गटोंग की EOT 3 बार हो चुकी है, पहले जयराम ठाकुर जी ने दी है। वो कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, रेगुलर प्रोसीजर है उसका। पेखू वाला में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो जो बोर्ड है वो, उसमें मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री सिर्फ उसको देखता नहीं कि उसने करना है। कोई भ्रष्टाचार होगा वो अधिकारी जिम्मेवारी होगा, पर कोई भ्रष्टाचार की बात करे तो उसके कागज दो ना, कागज देने नहीं। पेखू वाला में भी हमने बताया, जिस प्रोजेक्ट को बोला कि 144 करोड़ का अवार्ड किया, वो पता कंप्लीट कितने में, 215 करोड़ में हुआ। उसकी मेंटेनेंस का 5 साल की इसकी है। तो इस प्रकार की बातें करनी तो अब दो ना, CBI तो उनके हाथ में है ना, उनको दो बोलना। CBI बीजेपी के हाथ में, तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के हाथ में है। आपको अब क्या लगता है ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है सर पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? SIT ने पहले छानबीन की, ये सारी चीज़ें की। SIT की रिपोर्ट में उनका 2020 से खनेरी के हॉस्पिटल से मेडिसिन डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे थे। अब क्यों उन्होंने सुसाइड किया, किस परिस्थितियों में किया, इस बारे में तो अब SIT की रिपोर्ट जो हाई कोर्ट में सबमिट हुई उसको मैंने देखा है, उसमें ये पड़ा है। अब CBI कर रही है, जान करना दीजिए, इसमें क्यों हम बोले। हमें को तो CBI को पूरा सहयोग करना है और विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, किसी और के साथ ये अन्याय ना हो, ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ। न्याय मिले, जिसने गलत किया हो उसको उसकी सजा मिले। मतलब आपका कहना है कि जो अधिकारी थे जिन पे आरोप लगे हैं उनके साथ भी न्याय नहीं होना चाहिए? देखो, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो उनके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। सर हिमाचल का यूथ अब आपको बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर देखना शुरू कर रहा है, क्योंकि आधा टेन्योर 2.5 साल का कंप्लीट हो चुका है, 2.5 साल यहाँ से बचते हैं। सरकार क्या कुछ ऐसा नया करने वाली है युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो इस समय पर आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठे? हमने तो कर दिया, न्याय किया है, रोजगार के अवसर पैदा कर दिए। इस साल हम 10 से 15 हज़ार भर्तियां करने जा रहे हैं सरकारी क्षेत्र में, चाहे कुछ आउटसोर्स पर करने जा रहे हैं, कुछ प्रोबेशंस पर करने जा रहे हैं। प्रोबेशन का मतलब सरकारी नौकरी है जी। सर पटवारी की भर्ती की अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों से सिर्फ घूम ही रही है बात की पटवारियों की भर्ती। पटवारी की भर्ती 2-3 साल से नहीं, काफ़ी सालों से घूम रही है। हम उसको कर रहे हैं, उसकी भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। सर अब थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी बातचीत करते हैं, हालांकि मैं फिर से प्रोजेक्ट्स पर बाद में आऊँगा, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया, आपको विपक्ष के प्रति भी जो है वो जवाबदेह होना आपका ज़रूरी है। विपक्ष का कहना है कि 1500 रुपये की गारंटी लेकर के सरकार बनी, सत्ता में आए, अब 10-10 रुपये जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसको लेकर के आपका क्या कहना है सर, जो हॉस्पिटल्स में 10-10 रुपये की पर्चियाँ बन रही हैं, और विपक्ष को आपका क्या जवाब है? मेरा ये मानना है कि कौन से हॉस्पिटल में 10 रुपये की पर्ची बन रही है। विपक्ष और एकदम उठा रहा है ना, तो हमने 10 रुपये की पर्ची बनाने की कोई बात कही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमने कहा कि रोगी कल्याण समिति सोसाइटी जो वो तय करे,
तो जो देना चाहते थे, नहीं लगाना चाहते ना लगाए। आईजीएमसी ने नहीं लगाई है, टांडा ने नहीं लगाई है, कहाँ है? मैं नहीं तो 2 हॉस्पिटल है। जहाँ किसी ने लगाई होगी उसके उन लोगों ने लगाई होगी, तो मेरे को इस मामले में जानकारी नहीं है जी। सर, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जी एक और चीज़ बता, पीजीआई में बनती है पर्ची। जब हम इलाज करवाने के लिए पीजीआई जाते हैं तो पर्ची लगती है, इसमें पैसे लगते हैं। केंद्र सरकार तो पर्ची पर शुल्क लगा दे, प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई दिशा नहीं दी। अगर प्रदेश सरकार ने रोगी कल्याण समितियों को कोई अधिकार दे दिए तो उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। तो ये है। हिमाचल प्रदेश की बात करें सर, तो हिमाचल में बहुत सारे ऐसे नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, और अभी कुछ दिन पहले आप दिल्ली जब गए हुए थे तो वहाँ पर भी नेशनल इम्पोर्टेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के बातचीत हो रही थी। सर, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जानना चाहूँगा, उस बात पे भी जानना चाहूँगा आपका क्या कहना है। दूसरा ये कि हिमाचल के साथ फिर ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, क्या कमी रह रही है? क्या हम अपनी बात को जो है वो उस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, या पिछली सरकारों में कमी रही है, या नेताओं में कमी रही है? अल्टीमेटली कमी कहाँ रही है जो हिमाचल हर बार जो है वो नेग्लेक्ट हो जाता है? पंजाब भी आंखें दिखा देता है, हरियाणा भी आंखें दिखा देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आंखें दिखा देती है। पिछली सरकार के समय आपने ये सब बातें सुनी थी? पिछली सरकार के समय किसी ने ये बातें नहीं सुनी थी जो इस सरकार के समय हम उठा रहे हैं। मैं कोई अपने लिए नहीं उठा रहा हूँ, मुख्यमंत्री होने के नाते मैं प्रदेश के जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि ये संपदा उस जनता की है जिस संपदा का दोहन ये लोग कर रहे हैं। तो आपको मैं ये चाह रहा हूँ कि पिछले सरकार के समय तो राम सरकार थी, वो कोई काम नहीं किया उन्होंने, प्रदेश की संपदा को लुटाया है। 5 साल मज़े में बताया, हम फैसले कर रहे हैं, हम ये भी फैसले कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछली सरकार के समय किसी की हिम्मत होती थी कि धोला सिल सुन्नी लूरी जो इन्होंने मुफ्त में बांट दिए, हमने कहा कि हम नहीं देंगे उनको। पिछली सरकार में किसी की हिम्मत होती थी कि हम हरियाणा को तब तक पानी नहीं देंगे जब तक हमारे साथ बीबी का एफिडेविट नहीं देते। बोल सकता था कोई ऐसा? डबल इंजन की सरकार थी, पर उनकी एक इंजन को उन्होंने साइलेंस में रखा हुआ था। जयराम जी का इंजन साइलेंस में था, वहाँ से हुक्म आता था तब बात होती थी। आपने हिम्मत दिखाई तो आप कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डरते कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि केंद्र को? प्रदेश की जनता की संपदा है, मेरी कोई संपदा नहीं है, हमारे कोई संपदा नहीं है ना। मेरी प्रदेश की जनता की संपदा को मैंने बचाना है। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर यह समझता हूं कि जो अधिकार औरों ने लड़े, हम लड़ेंगे। ये लॉन्ग बैटल्स है, छोटी बैटल्स नहीं है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर बड़े से बड़े वकील खड़े कर रहा हूँ। अगर मेरा व्यक्तिगत कोई भी इंटरेस्ट होता तो मैं बोलता यार मेरा 5 साल का टेन्योर है, जनता जिताएगी तो ठीक है। मैं इस नीति से काम नहीं करता, मैं आज का सोचकर नीतिगत फैसला करता हूँ जिससे प्रदेश का हक ना मरे। कोई सोच सकता था वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस आएगा? आज वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस आ गया, नंबर 1 प्रॉपर्टी है। और आपको मैं बताऊं उसका महीने का कितना ले रहे हम, 2.25 करोड़ रुपया महीने का O&M ले रहे हैं। 23 साल से आपको एक पैसा नहीं मिला। कोई सोच सकता शराब के ठेकों में 500 करोड़ की वृद्धि होगी? तो मेरे को पिछली सरकार का रिन्यू करने के लिए सारे शराब के ठेकेदार मिले, कहा कि इसको रिन्यू कर दो। मैंने नहीं, ये प्रदेश की संपदा, ये नहीं बिकने देंगे। अभी भी हम कुछ ठेकेदार कार्टेल बनाकर काम कर रहे हैं। तो ये संपदा आपकी है, हमारी नहीं है। ये संपदा पैसा हमारा नहीं है, ये जनता का पैसा है। इस जनता के पैसे में किसान का अधिकार है, युवाओं का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, अनाथ बच्चों का अधिकार है, विधवाओं के बच्चों के अधिकार है, वो हम दे रहे हैं। इसमें सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कि इस तरीके के हम फैसले या चीज़ें करते हैं, अक्सर ऐसा सुना जाता है कि अफसर जो है वो कोई ना कोई लकूना निकाल देते हैं या नाराज़ भी हो जाते हैं कई बार। तो क्या आपके साथ भी होता है कभी ऐसा? बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जो IAS ऑफिसर्स आते हैं, ये केंद्र सरकार से बहुत डरते हैं। अच्छा। तो ये सोचते, नए अफसर सोचते कि हमने तो 60 साल तक नौकरी करनी है। और जो बेचारे HS वाले हैं वो कुछ फैसले करते हैं। कुछ अफसर अच्छे भी, ऐसे नहीं है कि नहीं करते, वो डरते रहते हैं। वो कागज़ में फाइल लिख लेते हैं, फिर मेरे को लिखना पड़ता है। फिर वो कुछ ऐसे लोग हैं नीचे से कागज ही निकाल देते हैं।
तो ये सब चीज़ें जो है ना, केंद्र की सरकार का डर बहुत है इन जो IAS ऑफिसर्स है ना, सच्चाई है। स्टेट में काम करते हुए केंद्र सरकार से डर होता है, नेचुरली है। ये वो सोचते कि ये बेचारे 5 साल बाद चलेंगे, दूसरी सरकार आएगी, पता नहीं हमारे को क्या कर देंगे। कैसे डील करते हैं सर? तो उनसे मैं प्यार से खुद भी पढ़ता हूँ ना भाई, कागज में लिखता हूँ, फिर उसके बाद बोलता हूँ कि इसमें बताओ कमी का। खुद पढ़ने के बाद ही मैं फैसला करता हूँ, और मेरे स्वभाव में है कि मैं नीचे तक जाता हूँ। मुझे अगर बात किसी जेई से करनी पड़ेगी प्रदेश के हित में, तो मैं जेई से भी बात कर लेता हूँ। मैं ये नहीं कि चीफ सेक्रेटरी साहब से ही बात करनी हो, सेक्रेटरी नीचे तक भी बात कर लेता हूँ। हाँ, कई बार पहुँचते नहीं है चीज़ नीचे तक। तो मैं वो नीचे से फीडबैक लेता हूँ। तो थोड़े से IAS ऑफिसरों में ये लगता है कि 60 साल की नौकरी है, सरकारें तो 5 साल के लिए आती है, 5 साल बाद चलती चली जाती है। हर एक सोचता है, इंसान ना स्वभाव से थोड़ा सा स्वार्थी तो होता ही है ना जी। तो थोड़ा सा स्वार्थ रहता है, पता नहीं अगली सरकार मुझे कौन सी पोस्टिंग देगी भी कि नहीं देगी। दिस इज ट्रू पिक्चर्स। सर, ऐसा सुनने में आया है, अब आप इस पे मुहर लगाइएगा, आउटसोर्स कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा तबका है कि सरकार कुछ तो विचार कर रही है उनको लेकर। मैं तो बिल्कुल विचार कर रहा हूँ आउटसोर्स कर्मचारियों पर। थोड़ा सा कोई हिंट। शोषण है। मैं अपना प्रोविशंस पर लाना चाह रहा हूँ, 5 साल के प्रोविशंस पर आउटसोर्स को बेचारों को जिनको नौकरी मिली है। आउटसोर्स से अच्छे तो मल्टीटास्क वर्कर है बेचारे, जिनको ये उम्मीद तो है कि कल डेली वेजेस पर होंगे, परसों पक्के होंगे और फिर पेंशन मिल जाएगी। पर हम तो एक बात बताऊं, अगर हमारे रिसोर्सेज जिस नीति का तरीके से हम चले हैं, 27 में हम आत्मनिर्भर बन जाएं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 32 में आप सब लोगों के भी हाथ में बहुत पैसा आने वाला है। दावे के साथ कह सकता हूँ सबके हाथ में पैसा आने वाला है। तो इनका बेचारों को आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कम होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ इनको सरकार में कैसे लाना है, तो वही आ जाते ना कर्मचारी, ये है जी कानून, ये कानून है, वो कानून है। अब मैं इन पर विचार कर रहा हूँ और बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। सफलता मिलती है नहीं मिलती है आगे की बात है। मतलब कुछ कोटा या कुछ इस तरीके का कुछ सोचा नहीं, अब बेचारा कोई 5 साल में हो गया, रिटर्न एग्जामिनेशन करवा दो, 2 नंबर तो दे दो उसको अनुभव के। देखो, पढ़ने से आप एकेडमिशियन बन सकते हैं, नॉलेजेबल बनने के लिए आपके पास अनुभव होना जरूरी है। तो अनुभव के कारण ही नॉलेज आती है। एकेडमिशियन तो हो जाते हैं, बुक्स पढ़ ली, बहुत फिलोसफी कर दी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप देखते हो तो आपको पता लगता है कि जीवन में ज्ञान अनुभव से मिलता है। सर, रिटायरमेंट को लेकर के कुछ सुगबुगाहटें हैं, उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी लेना चाहेंगे। जनता रोज़ सवाल करती है कि इस पे बता दीजिए। तो रिटायरमेंट का ऐसा भी सुनने में आया कि कोई फिक्स्ड चीज़ें कर दी जाएगी, या जैसे एजुकेशन की बात करें उसमें तो ये एकेडमिक सेशन के बाद जो है वो ट्रांसफर्स हो रही है। रिटायरमेंट को लेकर एज और कैबिनेट सब कमेटी ने रिटायरमेंट की एज बढ़ाने का अनुमोदन किया है जी। जिस प्रदेश की सरकार के पास 2.5 साल में RDG 3,000 करोड़ रह गई हो 11,000 करोड़ से, और GST कंपनसेशन सेस 3200 करोड़, तो ये जोड़ लो 3,000 करोड़, ये 3200 कंपनसेशन सेस जो जून 2022 में 6200 करोड़ रुपया हो गया, और 1600 करोड़ की वो जोड़ दो एडिशनल बोरिंग, 7200 करोड़ हो गया। 7200 करोड़ ना मिलने के बाद फिर भी हम सरकार को दिशा दे रहे हैं, काम में कमी नहीं आने दे रहे, तो कोई तो आर्थिक नीति में बदलाव होगा, कहीं तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, कहीं तो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर हमने पैसा कमाया होगा। जिस सरकार के पास 2.5 साल में 7200 करोड़ के अलावा जो PDA ने है 4500 करोड़ हमने अपना आप धरा दिया है, वो सरकार किसी तरह तो दिशा पकड़ रही है। तो रिटायरमेंट एज के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं हैं, कैबिनेट नोट मेरे पास पड़े हैं, रिटायरमेंट एज पर है, कम्यूटेशंस पर है, 65 साल 25 साल वाले को कितनी पेंशन देनी है, 4 कैबिनेट नोट्स सब कमेटी ने किए। लेकिन मुझे परिवार के मुखिया की तरह ये भी सोचना है कि युवाओं को रोजगार भी देना है, और ये कैबिनेट हर महीने जो होती है, रिटायरमेंट जो हर महीने होती है, इसकी किसी व्यवस्था को तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा। जैसे हमने अब रेगुलाइजेशन की तय कर दी कि साल में एक बार रेगुलाइजेशन करेंगे, अप्रैल में करेंगे, उस तरह कैबिनेट का भी हमको तय करना पड़ेगा रिटायरमेंट का एज का। एजुकेशन में करना कि सभी डिपार्टमेंटों में करना, उस पर मैं विस्तृत विचार कर रहा हूँ, और ये सोचकर विचार करके ही आगे बढ़ेंगे और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को चर्चा के लिए कैबिनेट में लाएंगे।
सर हिमाचल की जब हम बात कर रहे हैं और आप लगातार ये बात करते आते हैं कि रेवेन्यूज़ को बढ़ाना है, हिमाचल में ये भी पाया गया है कुछ यूरेनियम और लिथियम के भी जो है वो अवशेष जो है वो पाए गए हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या उस तरफ आप कभी सोचते हैं कि उस तरफ भी थोड़ा? मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं, मैं तो सिर्फ पानी को सोचता हूँ। पंजाब से कोई नदी बहती है, हरियाणा से कोई नदी बहती है, दिल्ली में कोई नदी बहती है, सब हिमाचल से निकलती है। और हिमाचल से जब नदियाँ निकलती है तो पंजाब के खेतों की भी सींच करती है। तो सिर्फ मैं, हमारी वेल्थ पानी ही है और मैं पानी को बहता हुआ सोना मानता हूँ। तो मैं तो अभी इस बारे में, लिथियम के बारे में माइनिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार का सोचता है, यूरेनियम के बारे में खबरों में मैंने भी सुना, पर मेरे से इस बारे में कोई भी भारत सरकार की चर्चा नहीं हुई है। जो देनदारियां अभी है सर, चाहे बीबीएमबी की बात करें फिर अन्यों की बात करें, उस पर आप केंद्र गए थे सेंटर में बात करने, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? अभी तक तो आश्वासन मिला, अब जब मिलेगा तब मैं आपको बताऊँगा। ओके सर, अब जल्दी लेट भी हो रहे हैं हम, अब थक भी चुके होंगे। जल्दी मैं 2-4 प्रश्न पूछना चाहूँगा यहाँ पर। सर एक प्रश्न, यदि कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी चिंतित वो इस बात को लेकर के हैं कि ठीक है ओपीएस तो हो गई, बीच में हवा आई यूपीएस की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, कि उस पर भी विचार किया जा सकता है, जिसको लेकर सब चीज़ों पर विचार किया जाता है जी। अब सब चीज़ों पर विचार करने का समय भी है जी। लागू करना ना करना ये नीतिगत फैसले होते हैं। कई चीज़ों को सोच विचार कर करके नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विचार किया जाता है। विचार करने के बाद कैसे करना है, क्या भविष्य में लागू करना है, क्या वर्तमान में लागू करना है, जिस सरकार ने ओपीएस दी है वो क्यों लागू करेगी, जिनको दी है, भविष्य के लिए चर्चा विचार विमर्श में ये बातें हैं। बल्क ड्रग पार्क एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, जिसमें 30 से 40 हज़ार के आसपास लोगों को रोज़गार मिलेगा, एक नया शहर बसेगा। इसको लेकर के आपका क्या विजन है? सरकार, प्रदेश सरकार भी 1000 करोड़ के आसपास दे रही है, उसमें केंद्र सरकार भी 996 करोड़ दे रही है, इस पर थोड़ा सा बताएं सर। इसमें मेरी थोड़ी बल्क ड्रग पार्क में थोड़ा सा मेरा मतभेद है जी। कि बल्क ड्रग पार्क अपनी इन्वेस्टमेंट ड्रेन करके लगा रहे हैं हम जी। मतभेद इसलिए कि 3 रुपये यूनिट बिजली देनी है 10 साल के लिए, मुफ्त में पानी देना, जो बियर हाउस बनेगा वो उसका 10 साल का खर्चा भी हमने देना है, और जो ज़मीन है वो 1 रुपये मीटर देनी है। लेकिन कई बार परिस्थितियों के साथ भी समझौता करना पड़ता है कि हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य चाहते हैं कि ये प्रदेश के हित में होगा, वहाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा इसमें थोड़ी हिचक थी। अच्छा, आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा बैकफुट पे? नहीं, बैकफुट पर हो सकता है, मैं कोई मेरी कोई सारी हो सकती, मैं उस चीज़ में फेवर में नहीं था, लेकिन जब मुझे मिनिस्टर्स ने कन्विंस किया कि ये प्रदेश के हित में होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जीएसटी हमको मिलना नहीं है, और अनएम्प्लॉयड यूथ जो हमारा वो लेबर का काम तो करता नहीं है जी। ये तो कोई का घर में बेला बैठ जाएगा, वो संतुष्ट है। हिमाचल की एक बड़ी अच्छी आदत है कि हम लोग संतुष्ट हैं। अब देखते हैं, उन्होंने मुझे कहा है, मैंने उसके लिए 50 करोड़ रुपए अपने हिस्से के जारी कर दिए जी। मेडिकल डिवाइस पार्क को तो आपने सीधा ना कर? मेडिकल डिवाइस पार्क का तो मैंने 100 करोड़ रुपए अभी वापस कर दिया। 500 करोड़ की जगह मैं जेनरिक मेडिसिन उगाऊंगा, मेडिसिन की इंडस्ट्री लगाऊंगा, और देखूंगा उस इंडस्ट्री से कितना फायदा होता है, उसके बाद करूंगा। जेपी नड्डा जी ने आपको बड़ा हिट किया इस पॉइंट पे कि जो हमने पैसे दिए भी उसको भी वापस कर दिया था। तो ऐसा करने वाली हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट होगी जिन्होंने कहा कि हम अपनी संपदा को लुटने नहीं देंगे। इन्वेस्टमेंट ड्रेन है ये, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट ड्रेन। 3 रुपये यूनिट बिजली दो, 1500 बीघे जगह 23 लाख रुपए लीज पर दे दो, और बोलो कि पानी मुफ्त का होगा आपका 10 साल का, और वेयर हाउस बनाने हमने, उसका खर्चा सरकार देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसका खर्चा सरकार देगी। क्या फ़ायदा ऐसे इन्वेस्टमेंट का? हम अपनी जगह में अगर वहाँ कोई रियल स्टेट ही बना दें तो भी हमारे फ्लैट वहाँ 1 करोड़ का बिक जाएगा, बद्दी चंडीगढ़ के सामने। तो हम वहाँ ऐसी इंडस्ट्री क्यों लाए जिस इंडस्ट्री में हमारे लोगों को रोज़गार ही नहीं है? हमारे को जो रोज़गार के साधन है वो टूरिज्म से मिल सकते हैं। हमारे को रोज़गार के साथ अक्रॉस ऑल हिल स्टेट इन द कंट्री,
वो सारों सबको टूरिज्म से मिल सकते हैं, हाइड्रो से मिल सकते हैं, डाटा से मिल सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग से मिल सकते हैं, डेयरी इंडस्ट्री से मिल सकते हैं। ये हिमाचल के नेचर की है, ये स्वभाव की, इस इंडस्ट्री को में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक दो प्रश्न सर जल्दी। मंत्रिमंडल के भी अभी कुछ पोस्ट्स खाली है और एक पोस्ट हाँ मतलब और जो एस्पिरेंट्स है वो कहीं ना कहीं टकटकी लगाए बैठे हैं। अगर आप बताना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा टाइमलाइन बता दीजिए कि कब तक ऐसा हो सकता है। जब तक होगा ना, उससे पहले मैं एक दिन आपको पहले बताऊंगा। थोड़ा सा हिंट सर कोई। तो उसी दिन दूंगा हिंट। अभी तो मुझे नहीं पता कि मैंने करना है नहीं करना, पर एक पोस्ट को जल्दी ही भरा जाएगा जी। अब लास्ट में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा सर विपक्ष की तरफ से। अभी एक दो दिन पहले जयराम ठाकुर जी का बयान आया था कि यदि अभी चुनाव हो जाए तो हम प्रचंड बहुमत से जीत जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, वो प्रचंड बहुमत से जीते, अच्छी बात है। 5,000 करोड़ की रेवड़ियाँ उन्होंने जून 2022 में बांटी, फिर प्रचंड बहुमत से जीते वो। फिर जब हम माइनॉरिटी में थे, 34 और 33 थे, केंद्र में सबसे मजबूत सरकार थी, चारों लोकसभा की सीटें जीते, तो प्रदेश की जनता ने विधानसभा के चुनाव में उनको क्यों नहीं प्रचंड बहुमत से जिताया? वो गलत फहमी में है अभी। मैं जयराम जी को कहना चाहता हूँ, उन्होंने चैलेंज किया सर, आप भी करना चाहेंगे? नहीं मैं नहीं, मैं तो वो जीते, बहुत खुशी है, उनको मुबारक हो। मैं तो हिमाचल की जनता की सेवा कर रहा हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, लोकसभा की चारों सीटें किसने जीती? भारतीय जनता पार्टी ने। केंद्र में मोदी जी को समर्थन दिया और प्रदेश में किसको समर्थन दिया? कांग्रेस को दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया कि कांग्रेस को उन्होंने सच्चा हितैषी माना। जो पार्टी छोड़कर गए थे उनको प्रदेश की जनता ने बोला कि ये गलत छोड़ी इन्होंने पार्टी, और प्रदेश के जो कार्य हमने किए थे उसके समर्थन में मोहर लगाई। तो 34 से फिर 40 हो गए। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम 40 पर पहुंच गए ना। आज चुनाव हो जाए, वो इसलिए कह रहे कि हमने जो स्कूल बंद किए हैं, हमने जो वो किया है, 2.5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का कोई किसी पर भी मंत्रिमंडल के स्तर से लेकर किसी पर भी आरोप लगा, बता दे। कहने को तो कहते रहे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये नैतिकता है हमारी कि ईमानदारी से, पारदर्शिता सरकार को हम चलाएं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने मर्जी आर्थिक संकट हमारे पर डाल दे जयराम ठाकुर जी, इसका मतलब ये है कि हमारे जो हाथ बंधे हुए हैं वो जयराम जी दिल्ली जाकर उनको जो हमारे को आर्थिक सहायता हमारे अधिकारों की उसको भी रोक रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने 2 दिन पे लेट दे दी तो इससे इनको नुकसान होगा। पर मैं वो उन लोगों को, जयराम जी को बताना चाहता हूँ, हम प्रदेश के हित में ही सही व्यवस्था का प्रबंधन कर रहे हैं, जिस व्यवस्था को आपने बिगाड़ के रख दिया। सर, प्रदेश हित की आप बात अक्सर पहले दिन से ही करते आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन की भी बात, लेकिन पहले ही दिन से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विधायकों की, मंत्रियों की नाराजगियां भी देखने को नजर आई। इसको आप मानते हैं कि ये देखिए, जब व्यवस्था परिवर्तन होता तो विधायक में भी नाराजगी आती, मंत्रिमंडल में नाराजगी आती। जब उस व्यवस्था परिवर्तन के सार्थक परिणाम आते हैं तो लोग खुश भी होते। कभी सोचा था कि आज 15,000 नौकरियां आज निकल रही है? एनटीटी के इंटरव्यू हो रहे तो बोल रहे कि वहाँ क्यों हो रहे, यहाँ हो रहे। पुलिस की भर्ती हो रही, कभी सोचा था? अभी आगे देखते जाइए। हम फैसले करने में विश्वास करते हैं, ईमानदारी से काम करने में विश्वास करते हैं जी। जो बच्चे सर एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन से पेपर आ रहे हैं, कौन कौन सी नौकरियों के लिए तैयारी करें? अभी पुलिस की भर्ती और आ रही है, अभी जेबीटी की भर्ती और आ रही है, अभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती और आ रही है, अभी पशु मित्र की भर्ती आ रही है, रोगी मित्र की भर्ती आ रही है। भर्तियाँ ही भर्तियाँ, चिंता मत करो। पशु मित्र की भर्ती आ रही है, कृषि सखी आ रही है। मतलब हमारे पास नौकरियों की कमी नहीं है। ये तो जयराम ठाकुर जी नहीं कर सके कुछ नहीं। जयराम ठाकुर जी को चुप करवा दिया। डबल इंजन का एक इंजन साइलेंस में रखा उन्होंने, दिल्ली से ही सरकार चलती रही। और आज प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं। कल भी चुनाव हो जाए, मतलब परसों भी हो, आप खुश रहो, किसी मुखालते में रहो कि आप प्रचंड बहुमत से जीतो आप, पर हम अपने कार्य प्रदेश हित में करते जाएंगे। प्रदेश की जनता को कोई अंतिम संदेश आप देना चाहें? पर जयराम जी के झूठ से बचना है, बस यही कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से बचना है
और जयराम जी के झूठ से बचना है, इनके नेताओं के झूठ से बचना है। 5 गुटों में बीजेपी बटी है, हर दिन आरोप लगाकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि मेरी कुर्सी बची रहे। तो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। कभी ये नहीं धन्यवाद करेंगे कि इतनी नौकरियां निकल रही है, उसको भी बोलते हैं नौकरियां निकली नहीं, अपने समय तो निकाली नहीं नौकरियां। क्या उन्होंने, जयराम जी ने कभी टीजीटी भर्ती निकाली, कभी मेडिकल भर्ती निकाली, कभी नॉन मेडिकल भर्ती निकाली? क्या उन्होंने अभी कभी वन मित्र की सोची? सारी बीटें भर गई है। क्या उन्होंने ये सोचा कि फॉरेस्ट गार्ड निकालने हैं, पटवारी निकालने हैं? कर रहे हैं जी सैंक्शन। यहाँ तो स्वीकृति मिल चुकी है, इंटरव्यू होने वाले हैं। राज्य चयन आयोग में तेजी से इंटरव्यू हो रहे हैं। और जो 2 साल के कारण राज्य चयन आयोग बंद रहा था, हम 2 साल की एक्सटेंशन देने जा रहे हैं टीजीटी आर्ट्स को भी और इनको भी। और 47 साल वाले भी भर सकते हैं। आगे एग्जाम्स होंगे उनमें भी मिलेगी? आगे एग्जाम इनमें, जिनमें टीजीटी वालों की में होगी, क्योंकि उसका बैच का थोड़ा नुकसान था। सर यहीं से मेरे को एक प्रश्न याद आ गया, मैं पूछना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले हर्ष महाजन जी ने आपको मूर्छित करने की बात कही थी कि मूर्छित कर देंगे, उस पर आपका क्या टेक है? वो फिर से कह रहे हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं, अब अगर झटका लगा तो हम मूर्छित हो जाएंगे। आप देखो, हर्ष महाजन जी को मेरे से ज़्यादा कौन जानता है। उनको यूथ कांग्रेस हमने चलाई थी, उन्होंने चलाई थी, हमारे पास ही थी। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि उन 6 बंदों से पूछो कि वो कैसे मूर्छित है, जो बेचारे भले चंगे आज़ाद उम्मीदवारों को भी मूर्छित कर दिया, जो किसी पार्टी के नहीं थे, है ना। उनसे भी इस्तीफा दिला दिया हर्ष महाजन जी ने, वो भी घर बैठ गए। और जो एमएलओ ने वोटिंग की उनको भी बचा नहीं पाए, वो भी घर बैठ गए। मूर्छित वो हुए। हमारे यहाँ से तो गंद गया, अच्छा हुआ, नहीं तो ब्लैकमेल ही करते रहते हो। धन्यवाद। नहीं मतलब जो मैं समझ नहीं पाया सर, उन्होंने कहा मूर्छित कर देंगे। आपने समझ पाए? समझाता हूँ। मूर्छित किसको कहते हैं? आप अपना सब कुछ खो चुके, जिन लोगों ने आपको समर्थन दिया उनको आप बचा नहीं पाए। वो तो उन 6 एमएलए जो जीते हुए एमएलए थे, वो हार कर घर बैठ गए। मूर्छित वो हुए। हम तो 34 से 40 में पहुंच गए। मूर्छित कौन हुआ? वो हुए ना जिनके मन में 1.5 साल में ही विधायकी चलेगी, वो मूर्छित हुए। जो आज़ाद प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस के नहीं थे, बीजेपी के थे, वो मूर्छित हुए। उनसे पूछो मूर्छित। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? हम तो मजबूत हुए। वो गलती से बोल गए मूर्छित, हम तो मजबूत हुए। हम तो 40 पर पहुंच गए। अब हमें कोई खतरा नहीं है। एक और प्रश्न है सर अंत में, अगर ये ना पूछूं तो इंटरव्यू अधूरा रहेगा। थोड़ा संगठन को लेकर, कब तक, क्या नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे या कार्यकारिणी का ही विस्तार होगा? थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिए। मैं प्रदेश में इसमें ज़्यादा रुचि नहीं है। प्रतिभा सिंह अच्छा काम कर रही है। अगर हाईकमांड चाहेगा तो प्रतिभा सिंह जी को दोबारा बना दे। अगर हाईकमांड नहीं चाहता है तो जल्दी से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करे। मुझे प्रदेश अध्यक्ष में मैंने किसी का पक्ष नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है, सब लोग ठीक है। जिसको पार्टी हाईकमान तय करेगी हम उसके साथ। मतलब आपका इंटरफेरेंस नहीं है इसमें? बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है। और बताइए। ठीक है, यही जानना था। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी फॉर ट्रू न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।